नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनदीप महेंद्र शो में। आज बातचीत करेंगे पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर पर। उनका एक बड़ा बयान वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि 2018 में जब मेयर का चुनाव था तो उन्होंने इनेलो से प्रत्याशी खड़े करवा के ये चीजें हरवाया था, चुनाव हरवाया था। तो मेरे साथ बातचीत में वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह है। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद मनदीप जी। पूर्व मंत्री का एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है सर। उन्होंने कहा है कि इनेलो के कैंडिडेट उन्हें कह के खड़े करवाए थे और दीपेंद्र हुड्डा ने इस पोस्ट को डाला है और कहा है कि इनेलो तो हमेशा से बी टीम रही है बीजेपी की। बयान बड़े वायरल हो रहे हैं आजकल पूर्व मंत्री के जी। समझ में नहीं आ रहा कि इस तरह की जो बातें होती हैं, जो बड़ी अंदरूनी होती हैं, उनको सार्वजनिक मंच पर क्यों जाहिर किया जा रहा है। कोशिश ये है कि देखिए हम पार्टी के प्रति कितने समर्पित हैं, हमने पार्टी के लिए कितना क्या कुछ किया है। क्योंकि अभी क्या है कि राज्यसभा का चुनाव आ रहा है जी। और बहुत सारे नेता मशक्कत कर रहे हैं, जो घर में बैठे हैं, जो ना विधायक बन पाए ना लोकसभा सांसद बन पाए, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह राज्यसभा में जाया जाए और अपनी राजनीति को जिंदा रखा जाए। इस कोशिश में ग्रोवर साहब भी लगे हुए हैं जी। और जहां तक इस बयान की बात है तो इसको कई नजरिए से देखा जा सकता है। एक नजरिया कांग्रेस का है। जाहिर तौर पर कांग्रेस कह रही है, बता रही है इस बयान के बाद कि देखिए हम तो पहले से ही कह रहे थे कि बीजेपी और इनेलो साथ में मिलकर राजनीति करते हैं और उनकी कोशिश यह है कि इस तरह की नीति बनाई जाए कि कांग्रेस जिसमें हार जाए, कांग्रेस की हार हो। जी। दूसरा, इसको अब बीजेपी और इनेलो के पक्ष से भी देख सकते हैं। तो जी, इनेलो क्यों चाहेगी कि कांग्रेस जीत जाए? बीजेपी क्यों चाहेगी कि कांग्रेस जीत जाए? और बीजेपी क्यों नहीं चाहेगी कि इस तरह का जाल बुना जाए, ऐसा चक्रव्यूह रचा जाए कि जिससे कांग्रेस हार जाए? और उसके लिए फिर ये राजनीति में तो तमाम तौर तरीके होते ही हैं जी। कि या तो दूसरी पार्टी के साथ किसी तरह का तालमेल बिठाया जाए या फिर निर्दलीय खड़ा कर दिया जाए। क्या आपने विधानसभा चुनाव में नहीं देखा? यही तो होता है राजनीति। इतनी सीधी सीधी क्रिकेट के मैच की तरह थोड़े ना होती है जी। कि भाई आप आइए, आपके ऊपर 200-300 कैमरे लगे होंगे और सब कुछ बड़ा फेयर तरीके से होगा। एक एक बॉल के ऊपर 10-10 कैमरों की नजर होगी और सब कुछ साफ साफ नजर आएगा। आमने सामने की लड़ाई होगी, जो ज्यादा रन बनाएगा वो जीत जाएगा। राजनीति का गेम तो जितना पर्दे के ऊपर होता है उतना पर्दे के पीछे होता है। और ये सियासत, जी। इस तरह की सियासत तमाम पार्टीज लंबे टाइम से हमारे देश में करती आई हैं। अगर ये हुआ भी होगा तो ये बात कांग्रेस को मान के चलनी चाहिए और आज से ही इस बात की तैयारी रखनी चाहिए कि उनकी लड़ाई सिर्फ बीजेपी से थोड़े है। ऐसा थोड़े ना हो जाएगा कि इनेलो रेस से बाहर हो जाएगी या जेजेपी घर पे बैठ जाएगी। अपनी तमाम कोशिशें तो ये पार्टियां भी करेंगी ना। जी। और जो बार बार इनेलो का जिक्र हो रहा है, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में इनेलो और कांग्रेस के बीच में बयानबाजियों का दौर बहुत ही तीखा हो गया है। कोई मौका नहीं छोड़ते। जब तक आप देखेंगे कि ये चुनाव से पहले कांग्रेस के नेता इग्नोर करते थे इनेलो के बयानों को, लेकिन अब ज्यादा मुखर होकर बोला जा रहा है। वो इसीलिए है क्योंकि मनदीप जी, आज की तारीख में बेशक कांग्रेस या इनेलो ऐसी स्थिति में ना हो कि वो बीजेपी को टक्कर दे सके, लेकिन ये दोनों ही पार्टियां, और खासतौर पर अगर इनेलो का ग्राफ थोड़ा सा भी बढ़ता है तो आप मान के चलिए कि कांग्रेस कभी भी ऐसी स्थिति में आ ही नहीं सकती जो बीजेपी को चुनौती दे सके, बीजेपी को हरा सके। तो एक मुश्त चाहती है कांग्रेस कि भी एक मुश्त जो विरोधी वोट है बीजेपी की वो हमारी साइड रहे और किसी ना किसी तरह ये बात जनता के जहन में बैठा दी जाए कि भी इनेलो तो पूरी तरह बीजेपी के साथ मिलकर काम करती है। जी। जी। तो 2018 की बातें अब उनका जिक्र करना, तो ये उठाने की ही तो बातें चल रही है कि कहीं ना कहीं इनेलो का भी एक उभार हो दोबारा से, कुछ ऐसा नहीं। अगर इस बयान से तो इनेलो को नुकसान होगा, इससे उभार कैसे हो जाएगा? अब ये जो भी है बड़बोलापन है या कोई
स्ट्रेटजी है, जो भी है, लेकिन इस बयान से तो इनेलो को नुकसान होगा और कांग्रेस इस बयान को भुनाएगी, बार बार भुनाएगी, ये बताने के लिए, ये जताने के लिए कि ये देखो इस तरह से इनेलो लड़ती है बीजेपी के साथ मिलकर। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अगर इनेलो को हरियाणा में उभार चाहिए, हरियाणा में जीतना है, तो इनेलो की लड़ाई सिर्फ कांग्रेस से नहीं है, बीजेपी से भी है, दोनों से लड़ना पड़ेगा जी। कांग्रेस को भी ये बात जहन में रखनी होगी कि भी कांग्रेस की लड़ाई सिर्फ बीजेपी से थोड़े है, इनेलो से भी लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका गठबंधन थोड़े है। और ये जो बात है, मनीष ग्रोवर कह रहे हैं कि मैंने फोन किया उनको, इनेलो के नेता को, नांदल साहब को मैंने फोन किया, तो इस काम के लिए कांग्रेस के नेता भी आजाद थे। जी। अगर आपको चुनाव जीतना है, आपको निर्दलियों के साथ भी तालमेल बिठाना पड़ेगा, आपको दूसरे दलों के साथ भी बिठाना पड़ेगा। इलेक्शन में तो ये होता है, अंदरूनी साठगांठ होती है। आप भी इस काम को करने के लिए आजाद थे, करना चाहिए, पिछले दिनों करना चाहिए। जी। कई नेता, अभी मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे नेता अपनी हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं अपने बड़े नेताओं के ऊपर, अपने पार्टी के बड़े कि भी इन्होंने ना वो जो निर्दलीय उठा दिए थे, आप बैठा लेते, आपके हलके के लोग थे, वो आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, तो सबसे पहली जिम्मेदारी ये आपकी बनती है कि आप उसको मनाएं, आप उसको कन्विंस करें, और आप खड़ा कर लेते कोई एक ऐसा एकाध ऐसा नेता जो आपके विरोधी को नुकसान पहुंचा दे। अब फ्यूचर में जो लड़ाई है ना, इतनी आसान थोड़ा ही नहीं होगी कि भी एक कांग्रेस का लीडर होगा, एक बीजेपी का लीडर होगा और ये हो गया बस। ऐसा ही होगा, और भी पार्टियां मैदान में होंगी, निर्दलीय भी होंगे। आपको रणनीति इसी हिसाब से बनानी पड़ेगी। बीजेपी अगर ये रणनीति बनाती है कि उसे कांग्रेस की वोट बांटने के लिए एक हलके में 4-4, 5-5 जाट उम्मीदवार चाहिए, या कांग्रेस को समर्थन करने वाले किसी और जाति के उम्मीदवार चाहिए जहां पर कांग्रेस की जाति का कोई उम्मीदवार जीत रहा हो, तो अगर बीजेपी ये रणनीति बनाती है तो आपको ऐसी रणनीति बनाने से कौन रोक रहा है? या फोला फोला खाना है? जी। मनीष ग्रोवर का पीछे एक बयान हो रहा था कि मैं जाटा का को नहीं पैदा होया। अब देखिए, ये तो भगवान के करने हैं। अब या तो इस चीज को एक्सेप्ट करें, और वरना तो हमारे हरियाणा में क्या पूरे देश में गोदनामा लिखवाने का वो है, लिखवा ले, क्या समस्या है इसमें? अगर उनको इस बात से भी ऐतराज है, जबकि होना ये चाहिए कि आप जहां भी, जिस भी कुल में, जिस भी परिवार में, जिस भी जाति में, जिस भी धर्म में पैदा हुए हैं, तो आपको संतुष्टि होनी चाहिए। और एक तरह से हमारे यहाँ तो गर्व करने की भी परंपरा है, आपको अपनी तमाम बैकग्राउंड के ऊपर गर्व होना चाहिए। लेकिन बात वही है कि पिछले कुछ दिनों से बयान ऐसे देने हैं जिससे चर्चा में आ जाए, क्योंकि अभी करने को ज्यादा कुछ है नहीं। जी। मनोहर लाल खट्टर के सहारे उनकी राजनीति चल रही थी। खट्टर साहब का अब ये लगभग हो गया है कि किनारा सा हो गया है हरियाणा से, क्योंकि नायब सिंह सैनी अब धीरे धीरे और स्ट्रोंग हो रहे हैं, वो अपनी कलम का खुद इस्तेमाल करने लगे हैं। बीजेपी की नियुक्ति में हमने देखा, खट्टर साहब ने हरियाणा में एक ये बड़ा वो चला रखी थी, न्यूज फैला रखी थी कि भाई वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं बीजेपी के। तो ये लगातार हरियाणा में चर्चा हो रही थी। तो इस वजह से बहुत सारा जो बीजेपी का तंत्र था वो अभी भी उनके प्रभाव में था, लेकिन अब ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तो कोई और बने हैं। तो अब जो मनोहर लाल खट्टर के रहमो करम से बहुत सारे नेता जिनकी राजनीति चल रही थी, अब उनको रेलेवेंट रहने के लिए, हरियाणा की राजनीति में चर्चा में रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और ये बयान आप देख रहे हैं, वो चाहे जांगड़ा साहब हों या फिर मनीष ग्रोवर जी हों, तो उनके बयान उसी दिशा में आ रहे हैं कि भी हम हैं अभी, हमें कंसीडर करो। पार्टी के अंदर जो भी गतिविधियां हो, आगे कोई नियुक्ति हो, कोई राज्यसभा का चुनाव हो, तो भैया हमने बहुत काम किया है पार्टी के लिए, आउट ऑफ टर्म जाकर काम किया है। जी, बातचीत करने के लिए धन्यवाद सर। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।